प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत धारा के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। विद्युत धारा से संबंधित नियम और प्रतिरोध की परिभाषा आदि की हमने चर्चा की थी। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि विद्युत धाराओं के क्या क्या प्रभाव होते हैं। उन प्रभाव में से एक प्रभाव की आज हम चर्चा करने वाले हैं, विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है? इससे आप दैनिक जीवन में परिचित है कि भी विद्युत धारा से ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत प्रेस और विद्युत हीटर इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। हम जानते हैं कि विद्युत प्रेस को गर्म करने के लिए हम विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। हीटर है, उसमें भी हम स्विच ऑन करते हैं तो हीटर थोड़ी देर में गर्म करता है। तो ये उदाहरण है, ये एक इफेक्ट है, ये प्रभाव है विद्युत धारा का कि उसमें ऊष्मा उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न करने का गुण होता है। इस संदर्भ में वैज्ञानिक जूल ने अपना अध्ययन दिया था, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। विद्युत धारा से ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है, हम उस पर बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि आवेश, मुक्त आवेश जो गति के लिए स्वतंत्र है, उसके पास में विभवांतर उत्पन्न करेंगे तो आवेश गति करेगा। आवेश के गतिशील होने से विद्युत धारा बनेगी। और विभवांतर क्या है, ये हमने सीखा था कि विभवांतर एक प्रकार का कार्य है। एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर की परिभाषा हमने लिखी थी, V बराबर W बटे Q। धारा की परिभाषा लिखी थी, I बराबर Q बटे G। एक और चीज हमने सीखी थी, ओम का नियम, जिसमें विभवांतर, धारा और प्रतिरोध के मध्य संबंध था, V = IR। ये सब बातें मैं लिख रहा हूं सारांश रूप में, जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आवेश को हमने समझा है, विभवांतर की परिभाषा पढ़ी है, विभवांतर और धारा में संबंध पढ़ा है, धारा और आवेश में संबंध पढ़ा है। अब कहीं आप V मान का विभवांतर उत्पन्न करते हैं और Q मान का आवेश इस विभवांतर के कारण गतिशील होगा, तो इस क्रिया में कार्य होगा। विभवांतर के प्रभाव से जब आवेश गतिशील होता है तो उस क्रिया में कार्य होता है। यहां से अपन कार्य की गणना कर सकते हैं। कार्य बराबर वज्र गुणा करेंगे V × Q, यानी V विभवांतर पर यदि Q मान का आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें V गुणा Q मान का कार्य किया जाता है। अब यहां इसको अपन विभिन्न रूपों में लिख सकते हैं। यहां से देखो, I बराबर Q बटे T, तो Q = क्या होगा, I गुणा T। Q = I गुणा T, तो W बराबर बनेगा VIT। अब आप यहां से लिखिए कि इस आवेश प्रवाह की क्रिया में कार्य करना पड़ा, लेकिन कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। कार्य करने में ऊर्जा चाहिए। यहाँ जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में बनती है, उससे ये कार्य होता है। और इस कार्य में जो ऊर्जा खर्च होती है वो वेस्ट नहीं होती, वो कहीं नहीं जाती, उसका रूपांतरण हो जाता है, उसका ऊष्मा में रूपांतरण होता है। यानी विभवांतर से आवेश प्रवाह की क्रिया में किए गए कार्य में खर्च ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित होती है, तो उस ऊष्मा का जो मान होगा इस कार्य के बराबर होगा। तो इस कार्य में खर्च ऊर्जा, इस कार्य में खर्च ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित होती है। अतः उत्पन्न ऊष्मा H, ऊष्मा को अपन H से लिखेंगे, H = क्या होगा, W। ऊष्मा का मान किए गए कार्य के बराबर होगा। W = क्या है, VIT। अब आप चाहो तो इसको और रूप देख सकते हो, चूंकि V = IR, ओम के नियम से, ओम नियम से V = IR, तो V का मान लिखें IR। अब यहां से देखो, I × I, I², H बनेगा
I²RT। उत्पन्न ऊष्मा का मान आवेश और विभव के पदों में, उत्पन्न ऊष्मा का मान विभव, धारा और समय के पदों में, उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा, प्रतिरोध और समय के पदों में। इस संबंध के आधार पर यदि उत्पन्न ऊष्मा की गणना हम कर सकते हैं, विभव और आवेश दिया हो तो इस सूत्र से, विभव, धारा और समय दिया हो तो इस संबंध से, और धारा, प्रतिरोध और संबंध समय दिया हो तो इस संबंध से दे सकते हैं। इस संबंध को लेकर के वैज्ञानिक जूल ने उत्पन्न ऊष्मा के मान के संदर्भ में नियम दिए, जिन्हें हम जूल तापन नियम कहते हैं। जूल तापन नियम क्या कहते हैं? जूल तापन नियम, पहला, यदि किसी चालक में या किसी चालक का प्रतिरोध R व धारा प्रवाह का समय, धारा प्रवाह का समय T नियम। अब देखो नियमों में शर्तें हैं कि T और R और T नियत है, ये दोनों नियत है, तो ऊष्मा किस पे डिपेंड करेगी? धारा। नियत हो तो उत्पन्न ऊष्मा H will be proportional to I square। उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। वर्ग के समानुपाती होने का मतलब है कि धारा यदि दुगुनी करोगे तो ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी, धारा 5 गुनी करोगे तो ऊष्मा 25 गुनी हो जाएगी। सेकंड नियम, यदि I व T नियत हो, धारा और धारा प्रवाह का समय नियत हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये नियत होंगे, तो फिर H will be depend upon R, तो ऊष्मा का मान प्रतिरोध के समानुपाती होगा। एंड थर्ड, यदि आप I व R को नियत रखें, I व R नियत हो, तो H will be proportional to T। उत्पन्न ऊष्मा का मान समय के समानुपाती होगा। अब यहां से इस वैज्ञानिक जूल ने विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा के संदर्भ में नियम दिए। यहां से हम समझ सकते हैं कि यदि प्रतिरोध और समय निश्चित है और हमें उसमें उत्पन्न ऊष्मा को बढ़ानी है तो हम धारा को बढ़ाएंगे। आप देखते हैं कि हमारी जो विद्युत प्रेस है, उस प्रेस में विकल्प होते हैं कि आप सूती कपड़े पे प्रेस करनी है, उस पे आप रेशमी कपड़े पे प्रेस करनी है, उसके टेम्परेचर अलग रखने होते हैं। तो कभी उसका टेम्परेचर कम रखना है, कभी टेम्परेचर ज्यादा रखना है। तो वो टेम्परेचर हम किससे कंट्रोल कर रहे हैं? हम टेम्परेचर करंट से कंट्रोल कर रहे हैं। धारा की मदद से हम उसके ताप को नियत कर रहे हैं। ताप, अधिक ताप पे उस प्रेस को गर्म करना आपको, तब आप क्या करेंगे? उसमें धारा को बढ़ा दोगे। टेम्परेचर कम रखना है तो हम धारा को घटा देंगे, यानी धारा को कम ज्यादा करके हम उत्पन्न ऊष्मा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये इस जूल तापन का नियम था। अब इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि इस धारा से ऊष्मा उत्पन्न होने के, जैसे कि अपन देखते हैं कि तारे जो होती है उसमें निरंतर धारा प्रवाह होती है तो वो थोड़ी देर में गर्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक उपकरण, विद्युत के जितने भी उपकरण हैं, उन उपकरणों को अपन थोड़ी देर देखते हैं काम में लेकर के, तो वो पीछे से या कहीं से भी आप छू के देखेंगे तो वो गर्म हो जाते हैं। पंखा घर में चल रहा है, कमरा बंद है और हमें पंखे को रेगुलर चलाएंगे तो हम ये मानते हैं कि पंखा चलने से हमें कमरा ठंडा हो जाता है। नहीं, कमरा ठंडा नहीं होता। पंखे के चलने से कमरे की हवा का ताप कुल मिलाकर तो बढ़ता है। हमें ठंडक महसूस होती है, उसके पीछे दूसरी विज्ञान है कि उस पंखे की गति से हवा की गति बढ़ती है। हवा की गति बढ़ने से हवा हमारे शरीर को स्पर्श करती भी जाती है, तो हमारा पसीना है, पसीने का वाष्पन होने से हमें ठंडक महसूस होती है, वो अलग बात है। अन्यथा पंखे को आप निरंतर चला के रखिए और तापमापी कमरे में रख के देखिए तो आप देखोगे कि कमरे के ताप में वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि धारा प्रवाह से जूल तापन नियम के अनुसार ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा से ताप में वृद्धि होती है। तो ये था
विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव। हमने विद्युत धारा की बातें पढ़ी है, तो निश्चित रूप से हमारे दैनिक जीवन में, हमारे विज्ञान में इसके विभिन्न प्रभाव होंगे। विभिन्न तरह के प्रभाव, जैसे रासायनिक प्रभाव भी होते हैं विद्युत के। ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव लिया, और भी तरह के इफेक्ट इसके होंगे जिनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव। हमने जाना कि विद्युत धारा प्रवाह से ऊष्मा उत्पन्न क्यों होती है। ऊष्मा उत्पन्न होने का कारण है कि विद्युत से जब आवेश गतिशील होता है तो आवेश की गति की क्रिया में कार्य करना पड़ता है, और कार्य में खर्च ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से ऊष्मा में बदलती है। वो नष्ट नहीं होती, वो ऊष्मा में बदलती है। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान उतना ही होगा जितना कार्य होगा। परिभाषा के आधार पर हमने देखा कि ऊष्मा का मान आप लिख सकते हैं VIT, ऊष्मा का मान लिख सकते हैं आप VQ, ऊष्मा का मान लिख सकते हैं I²RT। इस संबंध की मदद से वैज्ञानिक जूल ने इस तरह से 3 नियम दिए। पहला नियम R और T नियम दो ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती, I और T नियम दो ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती, I और R नियम दो ऊष्मा समय के समानुपाती। यानी जितनी ज्यादा देर तक आप धारा प्रवाहित करोगे, उत्पन्न ऊष्मा भी उतनी ही अधिक होगी। इस पे बहुत अच्छे आंकिक प्रश्न बनते हैं। मैं बार बार आपको हर क्लास में कह रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान को अच्छे से समझने के लिए हमें आंकिक प्रश्न समझने पड़ेंगे, हाथ से अभ्यास करना पड़ेगा। इससे संबंधित भी किताब में आंकिक प्रश्न है, आप उनका अभ्यास करिए। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, ये डेरिवेशन, ये निष्कर्ष आपको उतने अच्छे याद हो जाएंगे। तो पुरानी चीज़ें भी रिवाइज करते रहिए, उनके आंकिक भी करिए, इसके भी आंकिक करोगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ